हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सीटेट मैथ्स का जून 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी। ठीक है, 3/5 और 3/7 पढ़ाया गया तो रोहित ने क्या कहा है, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, 7 जो है 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा होगा। ठीक है, ये रोहित का स्टेटमेंट है। यह बताता है कि क्या बताता है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। ठीक है, दूसरा है रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। ठीक है, अभी तो पढ़ाया जा रहा है ना, तो अभ्यास करने की बात ही नहीं है, तो दूसरा तो आपका हो सकता है गलत हो जाएगा। पहला अभी ठीक है, दूसरा देखते क्या, तीसरा देखते क्या है, रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है। परिमाण की समझ है उसे, 7 बड़ा 5 छोटा इसे पता है। ठीक है, तीसरा भी आपका गलत हो गया। चौथा क्या है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। जानता है अंश और हर की अवधारणा, ठीक है, तो बस तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है, तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, पहला ही। अगर 3/5 और 3/7 में रोहित कह रहा है कि 7 बड़ा है 5 से, तो इसलिए 3/7 संख्या बड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। ठीक है, इसका आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 अगला क्वेश्चन है। उसमें कहा है माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी है तो 15वें चरण में कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए पहले चरण में पहले गिनते कितनी है, 1 2 3 4 5 6। एक चरण में तो 6 हैं पहले वाले में। ठीक है, दूसरे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे में 10 है। तीसरे में देखते कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक कौन सी छुट्टी, ये 14। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, एक पहली 6 दूसरी 10 है, तीसरी 14 है, मतलब दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, देखिए अंतर आ रहा है 4 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अगर पहली 4 है, देखिए यहाँ पे, अगर पहली आपकी 4 तो दूसरी 10, तीसरी 14 और तीसरी 18, चौथी 18। तो आपके पास एक तो ट्रिक है कि आप सीधे सीधे ऐसे ही करते चले जाएं। 6 था यहाँ पे, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18, 18 में 4 जोड़ लीजिए 22, फिर 22 में 4 26, ऐसे जोड़ते चले जाइए पहले तो आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, नहीं तो इसका एक और आसान तरीका है जिससे आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा, अगर आपने कक्षा 11 में गणित ली होगी, या आप तो हाई स्कूल में भी है, आपने एपी पढ़ी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है, तो एपी का इसमें हल्का सा फॉर्मूला लग रहा है। अगर उसमें सीरीज ऐसे बनती थी ना, 6 10 14 18, ठीक है, तो सीरीज में जो पहला पद होता था उसे ए बोलते थे, तो ए बराबर कितना है, 4 है इसमें। ठीक है, और फिर बी मतलब ए पहला पद, सॉरी 4 नहीं, पहला पद 6 है, गलती हो गई। ठीक है, ए पहला पद तो हो गया 6, और सार्वांतर होता था। सार्वांतर का मतलब जो इन संख्याओं के बीच में अंतर होता था उसे बोलते थे हम डी। डी कितना है, 4 है, तो देखो ए कितना है 6 और डी कितना है 4। फिर इसमें क्या करते थे, 15वें चरण, तो इसमें एक टी एन का फॉर्मूला होता था, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता था इसका। ठीक है, तो टी एन मतलब 15वां पद निकालना है हमें, तो 15वें पद में ए की वैल्यू कितनी थी, 6, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 15, 15 चरण निकाल लेना, तो 15 माइनस 1 ये हो गया 14, और डी की वैल्यू कितनी है 4, तो 6 प्लस 14 चौको 56, 56 और 6 कितना होगा 62। ठीक है, तो आंसर तो इससे आपका आ जाएगा 62। देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है 62 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपको ये कठिन लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फिर ऐसे ही करके निकाल लीजिएगा। 6 में से 4 जोड़ो 10, 10 में से 4 जोड़ो 14, 14 में 4 18, 22 26, ऐसे ही करते चले जाएंगे आप, और इसमें सीरीज बनाते रहिएगा कि ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ऐसे। ठीक है, जिससे आप क्या है भूलेंगे नहीं, जिससे आपको, तो इसमें आसानी होगी आपको। ठीक है, और अगर आपको जल्दी करना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा, टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पहला पद होता है ए, और जो बीच का अंतर होता है संख्याओं को उसे बोलते हैं सार्वांतर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33वें क्वेश्चन में कहा है भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। भिन्नों की अवधारणा से अगर परिचित कराना तो शिक्षक कहाँ से स्टार्ट करेगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, ए बटे बी के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें बी बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर बी 0 हो गया तो भिन्न ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या है, पहले से तो आपको इससे क्या है, ये तो बी बराबर 0, अभी उसको भिन्न नहीं समझ आ रही, तो ये कैसे काम करेगा, है ना। तो पहला आप क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए। दूसरा देखिए क्या है,
दूसरे में बोला है उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ठीक है, उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना बोल रहा है, आसपास की वस्तुओं से फिर भिन्न भाग। हाँ, तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तीसरे में देखिए क्या है, भिन्न रंग विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। तो उसे अभी भिन्न पता नहीं है, तो आप अंश और हर की पहचान कहाँ से करा लेंगे। ठीक है, तो तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। संख्या रेखा पर भिन्न आप अच्छी तरीके से नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपका चौथा भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, दूसरा ही है। ठीक है, तो 33 में क्या है, अगर भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराना किसी शिक्षक को शुरुआत में, तो उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना होगा। ठीक है, 33 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है, ये एक फिगर बना दिया उन्होंने। ठीक है, कटा हुआ एक फिगर बना हुआ है आपका, उस फिगर में एक इकाई का 3/4 है। ठीक है, क्या कहा है, पहला एक इकाई का 3/4। कहने का मतलब ये जो फिगर बना हुआ है आप इसे एक मान लो, कोई भी ऐसा ही फिगर है। ठीक है, इन दोनों को मिला के ये एक है। आ गई बात समझ में। ये कितना है, जैसे मान लो आपको क्या एक आप ये मान लो एक छोटा सा तरबूज का टुकड़ा है और इसको काट लेता हो। ठीक है, किसी ने कहा कि अगर हम इसे ऐसे काटेंगे तो इतना हमारा हो जाएगा। तो आपने जब एक तरबूज कटवाया तो उसमें 2 निकले ये। ठीक है, एक बीच से काटोगे तो एक ऊपर का एक नीचे का हो गया कि नहीं। तो ये क्या, एक ही के 2 पार्ट हैं। आप आ गई बात समझ में। तो इसने कहा क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ध्यान से समझिए। क्या कहा, एक इकाई का 3/4 है। तो एक इकाई का, आप हमें इकाई पता नहीं तो आप इसमें लिख लो माना इकाई बराबर x। ठीक है, इकाई बराबर आपने x लिख लिया है। तो देखो इकाई का 3/4, x का 3/4 मतलब x गुणे 3/4 का लिख दो या गुणा लगा दो, एक ही बात है। बराबर किसके बराबर होगा, देखो 2 बनी है यहाँ पे, 2 संख्याएं हैं। एक इकाई बोला तो है लेकिन एक ही जैसी 2 संख्याएं हैं ना, यहाँ पे एक ही जैसी 2 फिगर हैं, सॉरी संख्या नहीं फिगर है, एक ही जैसे 2 चित्र बने हुए हैं। तो क्या है, x का जो 3/4 है वो किसके बराबर है, इन दोनों के। तो इन दोनों का मतलब क्या, ऐसे 2 डिनोट करोगे। यहाँ पे कुछ भी बनाया जा सकता था। हम कहते हैं अगर किसी जानवर का चित्र बना लो, मान लो बिल्ली बना दी होती, ठीक है, तोता बना दिया होता, ठीक है, गिलहरी बना दी होती, कुछ भी बना दिया गया होता अगर, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो संख्या होती 2 है ना, 2 को हम एक ही मानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये दोनों मिलेंगे तो कोई एक चीज़ बनेगी। ठीक है, वही यहाँ पे बताया है कि x आपने पूरा माना था, 3/4 क्या होगा, इन 2 के बराबर होगा। आ गई बात। तो अब इसे सॉल्व करो, x बराबर 2 गुणे 4/3, 4 दूनी 8, 8/3 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 8/3। तो अभी क्या सिर्फ इतना सॉल्व हुआ है। ठीक है, इकाई का 3/4 है, तो दोनों के इकाई का 3/4, तो आपने दोनों के इकाई कर दिया और 3/4 कर दिया। फिर आगे क्या है, तो 1 सही 1/2 होगा, तो अब निकाल लो 8/3 का 1 सही 1/2, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2। समझ गए, 3 से 3 काट दो, कितना बचेगा 8/2 मतलब 4। अब 4 क्या आया है, जो फिगर आपको यहाँ दिखाए गए हैं वैसे ही 4 फिगर लिखने हैं आपको। ठीक है, जो देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिए ही गए 4 फिगर, समझ गए होंगे। इसको आप बिल्ली मान लो 1 मिनट लिए। ठीक है, ये तोता बनी है कुछ भी, ठीक है, ये बिल्ली है अगर मान लो, तो बिल्ली का है 2 बिल्लियाँ मिलाई तो एक इकाई का 3/4। तो हमने इकाई का 3/4 निकाला, ये 2 बिल्लियों के बराबर था, बिल्लियों की संख्या 2। x की वैल्यू निकाली और फिर x से क्या निकाला, तो कितनी बिल्लियाँ आ गई, देखो यहाँ पे 4 बिल्लियाँ आ गई। अगर इसे बिल्ली माना था तो 4 बिल्लियाँ आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान। देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजारवां मान क्या है, 9वां जो लिखा हुआ है। सन्निकट हजारवां मान 9 है, तो ये सीधे आगे किसके का 10 आएगा, तो 49,000 तो क्या आ जाएगा, सीधे 50,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरे पर दिया। ठीक है, सन्निकट हजारवां मान 9 की जगह 10 होगा, तो 10 आएगा तो 4 को बढ़ा देगा, 1 कर देगा तो ये 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा 50,000। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है निम्न में से कौन सी महत्तम संख्या है, मतलब इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं सबसे बड़ी कौन सी है इसमें। ठीक है, तो देखिए पहला ट्राई मारते हैं। पहले ट्राई मारने में देखिए क्या है, 2 प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए पहला 2 + 2 का स्क्वायर, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 चौको 16 और 16 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर आ गया, बस यहीं पे रखिए, आप इसी से कंपैरिजन कर लेंगे। अगला क्या है, दूसरा देखिए 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो 2 + 2 4, 4 और 2
6 और 6 रंग 36, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। दूसरे को सॉल्व करके 6 का स्क्वायर आया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या है, 4 का स्क्वायर, तो ये तो 4 का स्क्वायर है, सीधे सीधे दिख रहा है। फिर चौथा ऑप्शन देखिए क्या है, चौथा ऑप्शन में क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर। अब बड़ा कौन है, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर या 16 का स्क्वायर। ठीक है, बनी सी बात है, 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर किस में आया था, पहले में, तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन चारों में पहला ही सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है, सबसे महत्तम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों के उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे वस्तुएं लुढ़कती हैं या फिसलती हैं सहायता करें। स्रोत क्या है, गणित के जादू, दूसरे पार्ट एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि, क्या समझने में सहायता करते हैं। देखिए पहला क्या है, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं की बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। निदर्शन, जिसके दर्शन न किए गए हों, ठीक है, बस बताई जा रही हो और किसी पास्ट से जोड़ के, पहले की कोई घटित घटना को बता के हम उससे कोई संकल्पना समझाते हैं, उसे बोलते हैं निदर्शन। ठीक है, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करती हैं। आपका आंसर सही है। ठीक है, पर आगे देखते हैं क्या है, चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। ये चर्चा नहीं, एक टॉपिक दिया गया। ठीक है, तीसरा क्या है, चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शन पहला इससे ज़्यादा सही है। चौथा क्या है, आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक के अनिवार्य है, नहीं, तो आपका बस पहला ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है, तो 37 का पहला आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, जैसे कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है, ये नाम ऐसे क्यों डाले गए हैं, पहला दैनिक जीवन से जोड़ते हुए रोचक बनाने के लिए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए रोचक बनाना, यही तो एनसीईआरटी 2005 है, हो सकता है आपका करेक्ट आंसर ये। दूसरा देखिए क्या, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के जानने के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा क्या है, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु, नहीं, और विद्यार्थी चुनौती देने के लिए, नहीं, उन्हें अलग सा समझाने के लिए, नहीं, तो बस ये आपका पहला ही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो पाठ में शीर्षक दिए हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया ऐसी दिखती है, इसका सिर्फ एक ही मोटो है, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने का। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कौन सा होगा, पहला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है, मतलब घर में जैसे पापा लेके आए तो 2 किलो 600 ग्राम तो आम ले आए। ठीक है, और अगला क्या, कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है, और आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, वो बोला दोनों में डिफरेंस, तो घटा दीजिए बस, 1 किलो 450 ग्राम, माइनस करिए, 10 में से 0 में से 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 में से 4 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, तो 2.150 आएगा कि नहीं आएगा, दोनों में अंतर कितना है, तो यही आपका आंसर होगा। सॉरी, 2 में से 1 गया 1 आएगा यहाँ पे, 1 किलो 150 ग्राम। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन दिया है, ये चौथा ऑप्शन दिया है 34 का, क्या दिया है, 1 किलो 150 ग्राम, तो आपके क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर नंबर 4, 1 किलो 150 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ठीक है, युक्ति जो है सवाल हल करना में क्या शामिल है, पहला क्या है, क्रियाकलाप आधारित उपागम। क्रियाकलाप आधारित उपागम मतलब जो भी अगर आपको बताया गया है पहले ये उसको हम क्रियाकलाप आधारित उपागम कहेंगे, तो पहला आपका हो सकता है। दूसरा क्या है, अनुमान लगाना, नहीं अनुमान नहीं लगाया जाता। तीसरा व्यापक अभ्यास, हाँ आपका हो सकता है तीसरा भी। चौथा देखते हैं हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, मतलब प्लस माइनस ही। ठीक है, तो युक्ति के रूप में, युक्ति तो वो तो नहीं, वो तो संक्रियात्मक ना, तो पहला और तीसरा ही बचे हैं आपके पास। पहला है क्रियाकलाप आधारित उपागम, तीसरा है व्यापक अभ्यास, तो अभ्यास तो ठीक है पर क्रियाकलाप आधारित उपागम, तो इन दोनों में तीसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में जो कहा है, गणित की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्या है, क्रियाकलाप आधारित उपागम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए, ठीक है, आकार भी बताना उन्हें और स्थान भी बताना, समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए।
देखिए सब वाले ऑप्शन ने पहले 2D की बात की। 2D का मतलब होता है यही आपका वर्ग या आयत, ठीक है, 2D में यही आएंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, पहला क्या है, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, पहला ये है, ठीक है। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा क्या है, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो पहले मिलाना है फिर वर्णन करना है। तीसरा क्या, 2D आकारों को छांटना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, और ऑप्शन देख लीजिए, चौथा भी देख लेते हैं, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो सबसे पहले जो है आपको पहले ये करना पड़ेगा कि 2D आकार छांटो आप क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको 2D आकार के बारे में कुछ बताना है तो पहले क्या करोगे, 2D आकार को छांटना पड़ेगा कि देखो ये 2D होता है, ये 2D होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 2D आकार विशेषताओं सहज बुद्धि से वर्णन करोगे, या 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करोगे। तो मिलान करोगे पहले, जैसे क्या हमें आपको बताया गया कि 2D में वर्ग आता है और आयत आता है, तो पहले देखा ये 2D फिगर को जब छांट लिया उसके बाद देखा कि ये वर्ग है या नहीं है, ये आयत है या नहीं है, ठीक है। तो दूसरा यही होगा। तीसरा क्या है, 2D आकारों की विशेषताओं की सहज बुद्धि से वर्णन करना, और 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो पहले सहज बुद्धि से वर्णन होगा, तीसरा ये होगा, फिर चौथा लास्ट में सारी चीज़ें जो हैं शीर्ष विकर्ण इनकी सबकी गणना होगी। तो आपका देखिए ऑप्शन पहला क्या बनेगा, CABD, 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 ये CADB और ये CAD है। अल्लो पहले तो आपका कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है, CB और फिर आपका A है, और अब देखिए क्या C और A तो मिले हम लोगों के, D और B में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो हम लोगों ने पहले क्या लिया है, थर्ड नंबर पे B लिया है और चौथे नंबर पे लिया है D। तो अब ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक बार फिर से पढ़िए, बुद्धियों का सहज बुद्धि से वर्णन करना है और आकारों, भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना है। तो आप इसे थोड़ा सा इंटरचेंज कर लीजिए, ये तीसरा कर दीजिए, इसे चौथा कर दीजिए। C और A तो करेक्ट ही थे ना अपने, तो C और A तो होगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अब आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या होगा, 2D आकार को छांटना। दूसरा होगा 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। D है, उनकी विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। और फिर क्या आएगा, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर नंबर 2 CADB, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगले में कहा है 42 में, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, एक ऑपरेटर, ये जो गोला लगा के प्लस का साइन लगा रहा है, निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। 4 और ये +3, ये इतना 4+3। देखिए सबसे पहले दिन में ऑब्जर्व करिए क्या है। देखिए 4 तो ये, और जैसे ही उसने ये साइन लगाया है, 3 का मतलब 4 के आगे आपको बढ़ना है, लेकिन कहाँ तक, 3 तक, 4 5 6 3 संख्याओं तक। 5 के आगे देखो 4 तक, 5 6 7 8, 6 के आगे 4 तक, तो 6 7 8 9। आगे बात समझना, जो उसने ये संख्या दे दी है वो, और जो आगे दी है उतने अंक बढ़ने हैं। जैसे 3 अंक कहा तो इसमें देखो 3 अंक है, इसमें 4 तो इसमें 4 है, इसमें 4 तो इसमें 4 है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो उसने क्या कहा है, तो n+8 का मान होगा। उसने क्या कहा है, n और ये गोला वाला साइन और 8। तो हमने देखो n की बात कही है और उसने पैटर्न जो कहा है, हमें वही पैटर्न लगाना है, ठीक है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसने कुछ भी कहा हो। तो देखिए क्या है, n से स्टार्ट कर रहा है ना, और कितने 8 तक ले जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला n, दूसरा n+1, दूसरा n+2, फिर n+3, n+4, n+5, n+6 और n+7। 8 ही तो करने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने बना ली सीरीज अपनी पूरी ना, बन गई सीरीज। हमारी सीरीज क्या है, n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7। बस सबको ऐड कर लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो n है, तो 8n हो गए सीधे सीधे ऐड होके। बाकी नंबर देखो 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28। तो आंसर देखो क्या आ रहा है, 8n+28। 8n+28 है किसी में, ये देखिए चौथे नंबर पर लिखा है 8n+28, ठीक है। समझ गए होंगे। जो पहला नंबर दिया वहाँ से शुरू करना है। तो इसमें हमारा n दिया था तो हमने n से शुरू किया, और सब में देखो 3 में एक जुड़ रहा होता है, 4 के बाद 1 5। तो जो 4 था n ये था, और n+1 फिर n+2 है। देखो n अगर 4 था तो n+1 जोड़ा तो 5, 4 1 5, तो 4 में 2 जोड़ा तो 6। तो हमने ऐसे कर लिया, आपका आंसर आ गया 8n+28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला 43वें क्वेश्चन में कहा है, एक शिक्षक कक्षा में स्क्वायर, ये कह लो आप, आयत पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। इसमें 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है, सबसे गलत, ठीक है।
देखिए पहला क्या दिया इसने, ऐसे ऐसे किया, देखो ये इन दोनों में क्या है, ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों से कंपैरिजन में अलग अलग होगा। ठीक है, तो पहला ही आपका लमसम गलत लग रहा है। ठीक है, पर और देखते हैं क्योंकि ये गलत है। आगे देखिए सारे बराबर हैं, ये स्क्वायर 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 सारे स्क्वायर बने हुए हैं, तो आठों पार्ट एकदम बराबर डिवाइड किए गए हैं। इसमें भी आठों पार्ट बराबर हैं, देखो 1 2 3 4 ये और 1 2 3 4 ये। इसमें भी देखो बराबर है, इसमें अगर ऊपर लाइन उठी तो यहाँ जगह बची, नीचे लाइन उठी तो यहाँ, तो ये भी बराबर। तो बस पहला ही आपका जो सीधे सीधे दिख रहा है कि इन दोनों में एक ही समान क्षेत्रफल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, पहला, क्योंकि पहला फिगर ही गलत है और उसने गलत ढूंढने के लिए ही कहा है। ठीक है, तो आपका 43 का ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 44 में, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, पहला देखिए क्या है, प्रगति पत्रक का भरना। ठीक है, प्रगति पत्रक मतलब रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण देना है, निदानात्मक परीक्षण में हमारा प्रगति पत्रक से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। दूसरा क्या है, पहला तो हटा दीजिए आप सीधे सीधे। ठीक है, दूसरा क्या है, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, योजना बनाई जा रही है। ठीक है, योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या प्रश्न पत्र की योजना बना रहे हैं, तो इससे निदान तो कुछ मिल नहीं रहा था, दूसरा भी गलत कर दीजिए। तीसरा क्या है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, क्यों, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियाँ, उनके अंदर क्या दिक्कत है, कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, उनको जानना, यही है निदानात्मक परीक्षण। चौथा क्या है, अभिभावकों की प्रविष्टि या फीडबैक, नहीं पहला नहीं, चौथा काट दीजिए। तो आपका क्या क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरा ही होगा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है ये संख्या दी है को पढ़ा जाएगा। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,07,928। 4 लाख के दो ऑप्शन है, 4,07,928, दूसरा ही ऑप्शन आपका का सही है। ठीक है, तो 45 का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहा गया है, एक आयत की लंबाई l है, उसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। तो सबसे पहले आप बना लीजिए इसे, एक आयत था, एक l, तो इसकी l/2। ठीक है, आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और चौड़ाई को समान रखा जाए। तो परिमाप किसका पूछ रहा है, जिसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और चौड़ाई को समान रखा जाए, इसका परिमाप पूछ रहा है वो। ठीक है, तो पहले देखो लंबाई कितनी करेगी, दोगुनी, तो आप l को 2l कर दो लंबाई, और जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई सेम है, समान है। ठीक है, लंबाई को दोगुनी कर दी जाए और चौड़ाई को समान रखा जाए। अब इसका परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b, हमने बताया था 2l + b। ठीक है, 2 की जगह 2 रखिए, l कितना है, l है 2l और b की जगह l/2। ठीक है, रख दिया। आप सॉल्व करिए, देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, अंदर लोगे आप एलसीएम 2, तो 2 दूनी 4, 4l + l, तो ऊपर कितना आ जाएगा पूरा 5l/2, ये तो आएगा। 2 से 2 काट दीजिए, बचेगा कितना 5l। 5l देखिए ऑप्शन नंबर चौथे में दिया, 5l आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहले तो उसने कहा था लंबाई l है और चौड़ाई इसकी आधी, तो l/2 कर दिया। लेकिन अब क्या कहा, उसका परिमाप क्या होगा, लंबाई दोगुनी कर दी गई 2l, लेकिन चौड़ाई उसकी वही रहे l/2, बस 2l + b लगा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा, चौथा आंसर है 5l। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, षटभुजाकार पिरामिड है, षटभुजाकार मतलब समझ रहे हैं, इसमें 6 आकृतियाँ हों। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 शायद हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं, इसके 2 षटभुजाकार फलक नहीं होते हैं, ये कि ऐसे ऐसे कटा होता है ऐसे। ठीक है, आगे देखते क्या है, तो पहला आपका गलत हो गया, 6 षटभुजाकार फलक नहीं होते हैं, इसके 6 फलक होते हैं। देखो यही इसने बात कह दी, तो ये भी हटा दीजिए। ठीक है, सॉरी पहला तो देखा ही नहीं है क्या है, इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। आयताकार, इसमें आयत तो होता ही नहीं ना कहीं, तो पहला भी गलत हो गया, बचा सिर्फ चौथा ही है। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ ये षटभुजाकार आधार होता है। देखो ये सारे क्या होते हैं, अंदर 3D में देखोगे तो एक पॉइंट पर मिल रहे होते हैं ये सारे। ठीक है, तो क्या होगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। ना इसमें आयत होता है, ना इसमें 6 षटभुजाकार फलक होते हैं, इसमें एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक होते हैं और इसका आकार षटभुजाकार आधार होता है। ठीक है, आधार कैसा होगा इनका, षटभुजाकार इनका आधार होगा। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन नंबर 47 का आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? चौथा। आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, यही जो हम लोग गिनती करते हैं। तो देखिए 4 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती हैं? स्टार्ट होती है आपकी 1000 से। 9999 से तो 3 ही अंक थे ना। स्टार्ट कहाँ से हुई 4 अंक की? 1000 से स्टार्टिंग हुई है। और कहाँ तक होती हैं? 9999 तक। ये तो होती है सबसे बड़ी संख्या 9999, और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1000 से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो 3 अंकों की संख्याएं हटा दीजिए आप इससे। 4 अंकों की संख्या ये है और 3 अंकों की संख्या कितनी थी, इन्हीं को आप माइनस कर दो तो निकल आएंगे। टोटल कितनी आ गई? 9000 आ गई आपकी। 9000 देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा दिया। ठीक है, कैसे एक बार बता दें। देखो 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी 9999, लेकिन 4 अंकों की संख्या स्टार्ट तो 1000 से होती ना, उससे पहले 999 तो 3 अंकों की संख्या होती। तो वही 3 अंकों वाली संख्या 4 अंकों की संख्या में हटा दीजिए, 4 अंकों की टोटल संख्या आ जाएंगी। तो टोटल कितनी होगी? 9000। ठीक है, तो 48 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विकास जो है 56 स्टूडेंट्स 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। ठीक है, उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दिया जाए तो यह प्रभावी होता है। वह 10 अंकों की एक छोटी सी परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीकों से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, जिसमें सबसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा? उसका ऑप्शन क्या है? देखिए पहला क्या है, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुँचे और सही उत्तर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। ठीक है, प्रभावी युक्ति कौन सी है। ठीक है, हो सकता है पहला। दूसरा देखते हैं, यह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी को उत्तर प्राप्त करने की विधि। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा देखिए क्या, यह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तर की जांच करने दें। विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तर की जांच करने देंगे तो वो आपस में चिढ़ाएंगे और फिर बच्चों का मन नहीं लगेगा। तो आपका तीसरा भी हटा दीजिए। चौथा क्या है, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तर को जांचें। तो ये आपका सही हो सकता है अगर आपको टीचर बता दे, और फिर क्या होगा, आपको अगर नहीं भी आता हो तो आपको बड़े आराम से आ जाएगा अगर आपका गलत हुआ है तो। अब देखिए पहला और चौथा बचा हुआ है। पहला क्या था, वह पूरी कक्षा में चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे हैं और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। नहीं, एक क्वेश्चन को कई बार से और कैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आप पहला हटा दीजिए, अब चौथा ही रखिए, चौथा आंसर। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 49 का प्रभावी युक्ति क्या होगी, वह प्रत्येक सवाल को बोर्ड पर पहले समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। ठीक है, तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण की योजना बना सकता है। आकार पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहला क्या है, क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए ये अति आवश्यक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, आकार किसी भी वस्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं। ठीक है, और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। हाँ, ये बात सही है क्योंकि रियलिटी से भी मैच हो रही है। दूसरा ऑप्शन आपका हो सकता है करेक्ट। तीसरा देखते हैं क्या है, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा क्या है, यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, साथ ही संप्रेषण परक कौशल में सुधार करने की एक बेहतर अवसर होगा। नहीं, आपका चौथा भी हटा लीजिए। करेक्ट आंसर आपका सिर्फ दूसरा ही बच रहा है कि शिक्षक अगर आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है तो इसका ऑप्शन यही है कि वे आकार किसी भी वस्तु का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। ये बात एकदम सही है। अगर आप घर पे लूडो खेलते हैं तो आप पलट के देखिएगा, ऊपर पौ है तो नीचे 6 बने होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सारे पलट के देखेंगे तो जो ऊपर और नीचे का है उनका सबका योग क्या होता है, 7। वही लूडो का पासा है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे का वलन होगा, मतलब पासा कौन सा सही पासा होगा, इसका मतलब यही है। वलन का मतलब कौन सा पासे में सही होगा। देखिए सबसे पहले अगर इसे फोल्ड करो तो 4 चला जाएगा 6 के पीछे, और ये ऐसे जाते हैं, 1 जाएगा 2, क्योंकि पहले 1 फिर इधर 3 फिर उसके नीचे 2, एज्यूम करिए। ठीक है, नहीं तो आप एक पेपर में ऐसी आकृति बना लीजिएगा और उसे फाड़ के फिर चिपका के पीछे से पलट के देखिएगा पासा बनने में क्या होगा। तो देखो 1 के पीछे 2 आएगा, 3 के पीछे 5 आएगा और 4 के पीछे 6 आता है। तो देखिए क्या इनका ऐड करिए, 2 1 3 और 5 3 8। नहीं, तो ये पहला तो गलत हो गया, 7 तो हो ही नहीं रहा। इसमें देखते क्या, 2 का 1 तो ये भी 3 हो गया, गलत हो गया। 6 3 9 तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए क्या है, 4 3
4 और 3 7 और 1 और 6 7 और 5 2 7। हाँ ये आपका सही हो रहा है। पर चौथा देखते क्या है, 4 3 7 2 1 3 6 ना, ये गलत हो गया। तो बचा आपका तीसरा ही। ठीक है, तीसरा आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक पासा ऐसे कागज़ फाड़िएगा और उनमें ये बना लीजिएगा और फिर चेक कर लीजिएगा ये पासा बना के, देखिए सारे का 7 आ रहा होगा। ठीक है, 3 के पीछे 4 होगा, 1 के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे 5 होगा। तो यही लूडो का पासा है। ठीक है, जिसका योगफल क्या है, सबका 7 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर क्या होगा, तीसरा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 ने क्या कहा है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2012 में था, अगर आपने ध्यान से देखा हो पिछले ये सेट में, फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो देखते क्या है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक ने कहाँ शुरुआत करेगा। पहला क्या है, इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। नहीं, बिल्कुल नहीं, अवधारणा पहले बतानी उसे, ऐसे क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है भिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र को स्पष्ट करना। नहीं, रटाना भी नहीं है आपको पहले। तीसरा क्या है, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। यही करेक्ट आंसर था, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में सेट में भी था। चौथा देख लेते हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के लिए क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। ना, चौथा भी गलत हो जाएगा। तो आपका तीसरा ये क्या है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। कहाँ से, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ठीक है, तो 52 का तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। ठीक है, तो इस प्रश्न यह है, इस तरह के प्रश्न बताते हैं, क्या बताते हैं, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। संख्या संक्रियाओं को समझता है, जमा प्लस से, देखिए प्लस माइनस गुणा भाग सब समझ रहा है। दूसरा देखिएगा, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। ठीक है, जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, कर तो सकता है लेकिन उसे पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। तीसरा क्या है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। तो ये तो है नहीं, दूसरा है नहीं। चौथा, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। ना, ये नहीं है। तो इन सब के लिए क्या होगा, पहला ही है जो करेक्ट हो रहा है, बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है कि कहाँ हमें प्लस करना है, कहाँ हमें माइनस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 के हिसाब से आपका पहला ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उसे गुणा करना ये सब नहीं पता चल रहा है, तो क्या है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर इसका परिमाप। तो देखिए पहले आप समचतुर्भुज का है ना इसमें, तो समचतुर्भुज ऐसा ही होगा, कुछ वर्ग के जैसा। इनके ये विकर्ण है, एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर का, तो ये 4 का होगा, ये 4 का, और ये 6, तो ये 3 और 3 का। ठीक है, विकर्ण 8 और 6 के थे ना, 8 को 4 4 पे बांट दिया, 3 3, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये आपस में 90 अंश में बांटते हैं। ठीक है, तो सारे 90 अंश में हैं। ओके, ठीक है, तो ये आपका समचतुर्भुज हो गया। और क्या, इसका परिमाप पूछ रहा है। तो देखो एक आपको, जैसे एक हम इसका एक त्रिभुज काट के दिखा रहे हैं आपको, ऐसे ये त्रिभुज एक ऐसे काटेंगे हम। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा और ये पता नहीं, ये 4 है, ये 3 है। हमें पहले तो ये निकालनी पड़ेगी ना परिमाप के लिए। तो आप पाइथागोरस थ्योरम याद करिए, कक्षा 8 वाली, कक्षा 8 वाली नहीं, कक्षा 10 में थी, कक्षा 9 और 10 में थी पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये थी ना। कर्ण स्क्वायर निकालना है, लंब कितना है 4 प्लस आधार कितना है 3, 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 25, और ये कर्ण का स्क्वायर था। तो कर्ण कितने का हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा √25 बराबर 5 के। ये बात आपको समझ आ रही है। तो आपने क्या, त्रिभुज का तीसरा कोना निकाल लिया, मतलब 5, और ये क्या है, समचतुर्भुज का ये निकाल लिया है आपने 5। ठीक है, समचतुर्भुज है तो इसका मतलब सारी क्या है, इसकी सारी जो भी भुजाएं होंगी सारी बराबर होंगी, क्योंकि ये वर्ग का भाई होता है। तो जब एक भुजा 5 निकाल ली तो सारी यही होंगी, बराबर होती हैं। तो 5 5 5, सारी 5 5 की हो गई। और परिमाप निकालना तो सबको ऐड कर दो, 5 5 10, 5 15, 5 20। तो करेक्ट आंसर देखिए दिया है चौथा नंबर आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए पहले, एक 4 4 4 8 का विकर्ण, एक 6 का विकर्ण, और ये जो समचतुर्भुज है, हाँ समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण आपस में बराबर बांटते हैं, आप आपस में खुद को बराबर बांटते हैं और 90 डिग्री पे ही बांटते हैं। तो बांट दीजिए 4 4 और ये 3 3। एक त्रिभुज को बाहर निकाल लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण की वैल्यू, मतलब एक भुजा निकल आएगी, और इन्हीं को 4 बार जोड़ लीजिए, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है, देखिए नई दिल्ली और फरीदाबाद, मथुरा,
और ये 3 स्टेशन है, नई दिल्ली से चल रही, फरीदाबाद और मथुरा। ये निगमन आगमन, निगमन आगमन, ठीक है। कितने बजे बस कौन सी पहुंच रही? बस 1 है, बस 2 है, बस 3 है। क्वेश्चन में क्या कहा है? निम्न में से मतलब इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे सबसे कम समय लेती है नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में? देखो पहली बस पे हम लोग कंपेयर करते हैं। पहली बस क्या 19:15 पे चली है। देखो पहली बस चली है 19:15 पे, ठीक है। और जाती कहाँ तक है? 12:40। तो पहले देखते हैं क्या। तो पहली बस देखिए क्या, पहली बस चल रही 19:15 पे, ठीक है। 19:15, सॉरी ये लिखा था 19:15, ठीक है। 19:15 पे चली पहली बस। और फिर आगे देखिए कहाँ 19:15 है, और फिर मथुरा पहुँच कब रही? रात में 12:40 तक का। तो पहले हमने कहा था आपको ऐसे ऑप्शन पहले 12 तक करिए। तो इसमें देखिए 19:15 था, तो आप पहले क्या करिए, इसमें 45 मिनट ऐड कर दीजिए। 0 घंटे 45 मिनट। तो देखिए कितना बजा दिया इसने? 20 बजा दिया है। 20 बज गया, और 20 के बाद फिर 21 बचेगा, फिर 22 बचेगा, फिर 23 बचेगा, फिर 24 मतलब 12। तो देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटे और चली, और 12:40 पर पहुंच रही। तो सीधे 4:40 कर दो। 4 बजा, समझ में आया? 24 का मतलब 12 बज गया, और 12:40 तक पहुंची है, तो 4:40। तो टाइम कितना लगा देखो इसमें? 5, 4 4 8 और ये 4, 60 इधर करो तो ये 5 घंटे तो बन जाएंगे, और 60 इसमें माइनस करो तो कितने बचेंगे? 25 बचेंगे, ठीक है। तो 5 घंटे 25 मिनट लग रहा पहली बस को, तो ऐसे लिख लो आप 5 घंटे 25 मिनट लग रहा है पहली बस को। दूसरे में देखिए क्या, दूसरा देखिए 12:30, बहुत अच्छी चीज़ दी है आपको। 12:30 से सीधे 18। आप 1 मिनट क्या करो, सोचो 12:30 पे चली, आप इसे 1 मिनट लिए 12 मान लो, 30 आपने क्या किया है? हटा दिया 1 मिनट लिए, ठीक है। अब देखो 12 बजे चली थी और 18 बजे पहुंच गई, तो 12 6 18, 6 घंटे 10 मिनट चल चुकी है। आप ऐसे समझ लो, चल नहीं रहा, सॉरी, ठीक है। देखिए क्या है, अब आपकी बस यहाँ से देखिए, ठीक है। अब आपके पास देखो 12:30 पे चली थी, या आप सीधे ऐसे समझ लो, नहीं आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर से दिक्कत होगी। आप ऐसे चला दो इसको, 12:30 पे चला दिया हमने बस को, ठीक है। फिर 1 बजे आया, तो मतलब कितना ऐड किया हमने? 30 मिनट ऐड कर दिया, ठीक है। 0 घंटा 30 मिनट ऐड किए, तो कितना बज गया? अब 1 बजा, और 1 का मतलब कितना हुआ? 13 बज गया है। फिर 14, 15, 16, 17 और 18। देखो 1 घंटा, यहाँ 13 तो बजा ही दिया हम लोगों ने 30 मिनट जोड़ के। फिर यहाँ से आओगे तो 1 2 3 4 और 5, और फिर आगे देखो कितने हैं? 10 मिनट और है, तो 5 घंटा 10 मिनट और चल जाएगी। तो टोटल कितने चली? 5 घंटा 40 मिनट चली है, 30 से 40, ठीक है। तो ये कितनी चली? 5 घंटा 40 मिनट। आगे देखो क्या है, बस नंबर 3। बस नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया, 16:45 पे चली है, तो 45 में 15 मिनट पहले यहीं पे ऐड करा लो। 1 मिनट हमने 15 मिनट ऐड करा लिए, तो कितने बचे यहाँ पे? अब ये कितना बजा दिया इसने? 17 बजा दिया कि नहीं बजा? 17 के बाद आओगे, फिर 17 के बाद देखो 17 बज गए, 18 19 20 21, तो ये आ गई। 4 घंटे ये हो गए, मतलब 4 घंटे और 55 मिनट और थे, तो 4 घंटे 55 मिनट और चला दो इसे। तो 5 5 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 5 1 6 1 7, और 4 घंटे 70 मिनट, 60 इधर करोगे तो 5 घंटे 10 मिनट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ आ गया डायरेक्ट। 16:45 पे चली थी, तो 15 मिनट जोड़ दो इसमें, तो 15 मिनट मतलब पूरा 17 बज गया। फिर 17 से 21 पे आओगे, 17 और 21 पे 4 डिफरेंस, और फिर ये 4 घंटा 55 मिनट चली थी, तो पूरा 4:70 आ गया। 4:70 को आप 5 घंटा 10 मिनट बोलोगे। तो आप कंपेरिजन कर लो, आप देखो कौन सी बस मथुरा कम समय लेती है? 5 घंटे 25 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 10 मिनट। तो बस नंबर 3 ही तो लेती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बस नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर नंबर पहला ही होगा, बस नंबर 3, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई है। 1/2, 1/3, 3 2 5 कर दिया, 1 1 2 सीधे कर दिया गया है। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य हेतु क्या करना चाहिए? पहला क्या है, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करें। परिमाण तो उसे समझ में आ रहा है ना, तभी तो उसने जोड़ के लिखा है, तो पहला हटा दीजिए। दूसरा क्या है, लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें कि 3 और 2 का पहले लासा। हाँ, तो ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। पहले अब आगे क्या है, बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें। नहीं, तो ये नहीं कहेंगे अधिक से अधिक, पहले उसे अवधारणा तो क्लियर हो। चौथा क्या, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। नहीं, तो आप इसे तो हटा ही दीजिए। तो बचा आपका क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा ही बचा। देखिए क्या, लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर आपका यही होगा, लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित
कार्यों में क्रम से लगाइए। ठीक है, माप की अवधारणा विकसित करनी है। तो पहले क्या करेंगे, देखो पहला दिया है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। नहीं, सबसे पहले मानक इकाइयों का प्रयोग थोड़ा कर लेंगे, सब कुछ आता नहीं उन्हें। दूसरा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग। हाँ, तो ये बी के बाद ही ए आएगा। ठीक है, आगे तीसरा देखते हैं, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, सरल अवलोकन द्वारा। ठीक है, तो फिर अब आगे देखिए क्या है, शिक्षार्थी मीटर या मीट्रिक इकाइयों में बीच संबंधों को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते कि वस्तु है या नहीं है। तो आपका पहला हो गया सी, ये पहला आप नंबर ले लो। ठीक है, दूसरा देखिए क्या होगा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक। हाँ, तो पहले अमानक का प्रयोग करेंगे फिर मानक का प्रयोग करेंगे, तो चौथा यही बच रहा है सीधे सीधे। ठीक है, पहला क्या, सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे कि वही वस्तु है जिसकी हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या जो माइंड में उसकी इमेज बनी है। फिर इसके बाद अमानक इकाई, फिर मानक इकाई, और फिर इकाइयों के बीच में संबंध। तो देखिए पहला क्या है, सी बी ए डी, सी बी ए डी है, सी बी ए डी पहला ही आंसर देखिए रखा हुआ, सी बी ए डी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ही होगा, सी बी ए डी इज द करेक्ट आंसर 57 का। ओके, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 58 में, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसमें देखा पहले क्या था, निहित था। ठीक है, निहित को काट के नहीं किया गया है। तो पहले क्वेश्चन आप समझिए, निहित है या नहीं है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे निहित है, नहीं है। ठीक है, निहित। ओके, अब देखिए क्या, नीचे दिए गए कथनों में से कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। जो पालन नहीं करता है, तो पहला क्या है, उसे पढ़ाने की विधि। एनसीएफ 2005 के हिसाब से तो पढ़ाएंगे, तो पहले पढ़ाने की विधि तो आपका पालन करेगी एनसीएफ का। दूसरा देखिए क्या है, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। आंकिक मतलब सूत्र बता रहे हैं, कोई उन्हें समझा नहीं रहा, तो पहला आपका गलत हो, दूसरा आपका गलत हो सकता है। ठीक है, पर तीसरा देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका बताना है। हाँ, तो आपका ये सही है। चौथा क्या, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, चुने गए अभ्यास, तो ये भी आपका सही होगा। तो सिर्फ दूसरा ही है जो आपका एनसीएफ 2005 का फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर सिर्फ दूसरा ही होगा, क्योंकि क्या है, तर्क, और इसमें तर्क के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तो जैसे ही वो देखेंगे तो उन्हें कोई भी दिमाग तो लगाना नहीं है। तो यही जो दूसरा है जो एनसीएफ 2005 का विरोध कर रहा है या इसे गलत कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। एनसीएफ में गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित नहीं है, निहित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सही है। इन दिनों मतलब दिन पे दिन। तो देखिए पहला ग्राफ का मतलब क्या है, देखो समय भी बढ़ रहा है। तो देखो ये लाइन क्या है, धीरे धीरे इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ जा रही है ना, तो बढ़ रहा समय भी, और कीमत मतलब ऊपर भी जा रहा है। तो देखो कीमत भी बढ़ रही है, समय भी बढ़ रही है एक साथ। हाँ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन दूसरा क्या है, देखो इसमें क्या, समय बढ़ नहीं रहा, समय घट रहा है और कीमत बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आज चीज़ सस्ती हो रही है। इसने क्या दाम बढ़ने शुरू हो गए, तो दूसरा आपका गलत हो गया, क्योंकि देखो इसमें समय यहाँ जाएगा और ये समय ऊपर से आ रहा है। देखो कीमत डाउन मार रही है, समय बढ़ रहा है। ठीक है, तो कीमत घट नहीं रही है, बढ़ रही है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए क्या है, इसमें क्या है, पहले कीमत बढ़ी और फिर घट रही है, समय बढ़ रहा है। तो इसमें क्या, दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, तो घटे थोड़े नहीं है, तो तीसरा हटा दीजिए। चौथे में देखिए क्या है, कीमत क्या है, घट रही है लगातार, तो देखिए कीमत तो बढ़ रही है ना, तो चौथा ही गलत। तो सिर्फ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला। इसी ग्राफ में देखिए आपकी कीमत भी ऊपर जा रही है और समय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। समय मतलब इधर आओगे तो बढ़ेगा और कीमत मतलब ऊपर जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका करेक्ट आंसर पहला ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 60 आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, गणित का टीचर अगर आपको बनना है या अच्छा गणितज्ञ बनना है तो क्या ज़रूरी है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। हाँ, आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। दूसरा देखते हैं, सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, नो। अधिकतर सूत्रों को याद करना, नो। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, नहीं। तो अच्छा गणितज्ञ आपको बनना है तो आपको सभी अवधारणाओं को समझना होगा, लागू करना होगा और उनमें संबंध बनाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का भी आपका करेक्ट आंसर पहला ही होगा। ठीक है, गणितज्ञ बनाने के लिए सभी अवधारणाओं को समझिए, आप लागू करिए और उनमें संबंध बनाइए। तो 60 का ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ये आपका जून 2011 का पेपर था। ठीक है, यहीं से सीटेट या टेट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आपके मैथ्स
मैथ्स के सारे सेट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग कल या परसों से अगले 1-2 दिन में ईवीएस की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। ईवीएस के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। तब के लिए थैंक यू।